हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी सोशियोलॉजी। और डियर, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने वाला है सोशियोलॉजी का 5 जुलाई को। उसको देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यू एग्जाम पेपर है, तो ये आपके लिए जो 5 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो डियर, करते हैं स्वागत। हमने यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था। अब अपनी नेक्स्ट सीरीज में अब आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक। ठीक है डियर, तो करते हैं स्वागत। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ इससे हेल्प हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है डियर, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन समूह का एक भाग बन जाता है तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? जब अनुसंधानकर्ता यानी जो रिसर्चर है वो स्वयं अध्ययन समूह का एक भाग बन जाता है, यानी जिस समूह का भी वो अध्ययन कर रहा है वो खुद भी उस समूह का एक हिस्सा बन जाता है, तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? तो इस पद्धति के अनुसार अध्ययन करने की विधि कहलाती है सहभागी अवलोकन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जो केंद्रित यानी फोकस्ड इंटरव्यू है, फर्स्टली किसने इस मेथड का प्रयोग किया था? तो इस मेथड का प्रयोग करने वाले थे रॉबर्ट के मर्टन। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस विधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का अधिक प्रयोग होता है? ऐसी कौन सा मेथड है जिसमें कानों या वाणी यानी बोलने या सुनने की अपेक्षा जो है नजरों का यानी नेत्रों का अधिक उपयोग होता है? तो ऐसा मेथड कौन सा है? तो वो मेथड होगा अवलोकन, यानी किसी भी चीज का अवलोकन करना। ठीक है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी अस्थायी कथन जिसके सिद्ध या असिद्ध होने की संभावना है वह क्या कहलाती है? ऐसा कोई भी अस्थायी कथन यानी टेंटेटिव जो भी स्टेटमेंट है उसके सिद्ध होने यानी वो सत्य है या असत्य है, ऐसा उसका साबित होने की जो संभावना होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डियर, हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस। यानी हमारी पहली ही कोई हाइपोथेसिस है तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी चीज का रिसर्च करते हैं। अगर हमारी हाइपोथेसिस किसी चीज को लेकर क्या है, अगर वो सच है तो वो सत्य या असत्य भी वो साबित हो सकती है, तो ऐसी उस कथन को उपकल्पना कहेंगे। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है। यानी सिद्धांत और अनुसंधान एक यूनिट होती है जो थ्योरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच की एक कड़ी होती है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है, तो उसको क्या कहेंगे डियर? उसको कहेंगे उपकल्पना। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, यानी उसके बारे में हम पहले ही कल्पना कर लेंगे कि ये सिद्धांत इस तरह से है और इसके बारे में कुछ कुछ हमारी धारणाएं होती हैं, क्या वो उसके अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं नहीं, तो ये एक ऐसी कड़ी है जो सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक कड़ी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक साइंटिफिक सोशल एंड सर्वे साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, पीवी यंग जी की ये एक पुस्तक है, और राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उपकल्पना क्या नहीं है? तो उपकल्पना क्या नहीं होती है? तो ये देखिए, हमने पीछे पढ़ा था, ये अस्थाई कथन होता है। ठीक है डियर। और ऊपर पढ़ा था हमने, ये एक अस्थाई कथन होता है व्याख्यात्मक, यानी जो भी हमारी कल्पना होती है उसकी हम व्याख्या भी कर सकते हैं, और वर्टिकल स्टेटमेंट भी होती है ये, लेकिन ये संबंधात्मक कथन नहीं होता। ठीक है डियर, ये एक हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार क्या दिया है? तो मैक्स वेबर ने जो समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान है उनमें विभेद करने का क्या आधार दिया है? क्या दिया दिया डियर? सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, सामाजिक क्रिया की गणितीय अभिव्यक्ति, या सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम, या सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो जो मैक्स वेबर जी ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में जो अंतर किया था वो सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ के अकॉर्डिंग किया था। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या में एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचना एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? यानी एक विस्तृत मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज लिटरेट पॉपुलेशन इज। तो कौन सी विधि है इसमें? जो एक विस्तृत जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने और करने की सर्वाधिक विधि होती है तो वो होती है, क्या वो प्रश्नावली होती है, क्या वो साक्षात्कार होता है, या फिर अनुसूची? तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन वो विधि होती है। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? जो अनुसंधान प्रक्रिया है उसमें कौन से मेथड है और उनका सही क्रम क्या होता है? तो उनका सही क्रम होगा, सबसे पहले आंकड़े डाटा कलेक्शन होता है, फिर डाटा प्रोसेसिंग होती है, फिर उसमें होता है डाटा एनालिसिस, यानी डाटा एनालिसिस का सबसे बाद में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया था? तो किसे कहा जाता है डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है? सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया था? तो वो करने वाले थे, किसने किया था ये बताओगे जरा? ये किया था जो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं उसने। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्कीम के अनुसार सावयवी एकता किन समाजों की विशेषता है? जो सावयवी एकता है दुर्कीम के अनुसार किस समाज की विशेषता है? तो ये हो गई मॉडर्न सोसाइटी की। ठीक है डियर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आएगा? जो मार्क्स की विचारधारा थी उसके अनुसार समाज में परिवर्तन किस तरह से आएगा, वो उसका राइट आंसर हो गया, जो मार्क्स की विचारधारा थी उत्पादन के साधनों में क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन से कारक का योगदान नहीं है? जो आधुनिक नौकरशाही है उसके विकास में कौन से कारक नहीं है? देख लेते हैं। वस्तु विनिमय लेन देन की अर्थव्यवस्था का विकास, मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास, प्रशासनिक कार्यों का विकास, या कानून या वैधानिक गारंटियों की तर्कपूर्ण व्याख्या। देखिए डियर, जो आधुनिक नौकरशाही है उसमें कौन कौन सी होती है? तो उसमें मुद्रा, यानी उसमें मुद्रा पर आधारित होती है, और प्रशासनिक कार्यों का विकास भी इसमें होता है, कानून या वैधानिक गारंटियों की तर्कपूर्ण व्याख्या भी इसमें होती है। लेकिन जो वस्तु विनिमय का लेन देन है ना, ये तो जी ये तो आदिम समाज यानी जो सरल समाज था ये उस समाज की विशेषता है, न कि आधुनिक नौकरशाही की। ठीक है डियर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ बुक्स दी गई हैं और उनके राइटर्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर इनको मैच करना होगा। देखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर किसकी है? द डिवीजन ऑफ लेबर ये दुर्कीम की है। और इस प्रकार डी का वन 3 में भी है और ए में भी है। अगस्त का आगे देखते हैं, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनालॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की है। देखिए अगस्त टाइम क्या आएगी, द लॉ ऑफ 3 स्ट्रेटेजीज, यानी फर्स्ट का 3 कौन से में है? फर्स्ट का 3 ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगस्त काम की लॉ ऑफ 3 स्टेजेस
हर्बर्ट स्पेंसर की है ऑर्गेनिक ऑर्नोलॉजी, मैक्स वेबर की है रिलीजन एंड इकोनॉमी और दुखीम की है डिवीजन ऑफ लेबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी के सत्याग्रह को वेबर के निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? जो गांधी जी का सत्याग्रह था, गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर के निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकनात्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्कीम के अनुसार मानव शून्यतावादी आत्महत्या किसका परिणाम है? जो मानक शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है, देखते हैं। एक ऑप्शन ए है एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूहों के एकीकरण, शिथिल समूह के एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना होना, ये इसका राइट आंसर होगा डियर। जो मानक शून्यतावादी आत्महत्या है ये इसका एक परिणाम है, ठीक है डियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ते हुए भूमंडलीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जो बढ़ता हुआ भूमंडलीकरण है उसके लिए कौन सा एक कारक नहीं है? इनमें से देख लेते हैं। तो बढ़ता हुआ भूमंडलीकरण का कारक नहीं है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सरकारी तंत्र के स्वरूप का विकास बिल्कुल है। सूचना तकनीक का प्रसार बिल्कुल है। और राष्ट्र के उपसार के व्यापारिक संघ यानी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, ये भी जो भूमंडलीकरण है उसके विकास का एक कारण है। लेकिन साम्यवाद ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो भूमंडलीकरण का विकास करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च या प्रायद्वीप जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संस्कृतिकरण। यानी किसी की ये संस्कृतिकरण का एक पार्ट है जिसमें एमएन श्रीनिवास जी ने उसके बारे में बताया था कि जब कोई उच्च जाति, कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अन्य अन्य समूह जो किसी उच्च या प्रायद्वीप जाति की दिशा में यानी उनके रीति रिवाजों को अपनाता है तो इस पद्धति को कहते हैं संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिकवाद के लिए सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं उत्तर आधुनिकवाद के लिए कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? यह मानवता को महत्व देती है, ठीक है। यह भावनाओं को महत्व देती है, ठीक है। यह सहयोग को महत्व देती है, ठीक है। यह तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। तो डियर ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पर तर्क और प्रतिस्पर्धा को ही महत्व दे। उत्तर आधुनिकता ऐसा कोई इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? संज्ञानात्मक देखते हैं क्या है इनके ऑप्शन। व्यापक एवं स्थायी ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्प्रहेंसिव एंड परमानेंट नॉलेज, व्यापक एवं शारीरिक विकास, कम्प्रहेंसिव एवं परमानेंट फिजिकल डेवलपमेंट, व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास, कम्प्रहेंसिव एवं परमानेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, व्यापक एवं स्थायी क्रियात्मक विकास। जो देखिए क्वेश्चन में ही डाउट है मेरा, यहाँ पर राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन जो आयोग है उसने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ठीक है डियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? जो कौन सा तत्व ऐसा है जो कम्युनिकेशन का तत्व नहीं है? तो देखते हैं कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, बिल्कुल है। संप्रेषण की श्रृंखला है, बिल्कुल है। यानी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल है। और संप्रेषण का उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन जो संप्रेषण का यानी कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन से हैं? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में कौन से तत्व बाधक होते हैं? सामाजिक परिवेश का ज्ञान, ये ऐसा कोई बाधक तत्व नहीं है। सांस्कृतिक अनुभव, ये भी कोई बाधक तत्व नहीं है। कल्पना शक्ति का अभाव या उच्च मानसिक क्षमता, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। लेकिन कल्पना शक्ति का अभाव जो अध्यापक का व्यक्तित्व है इसके विकास तत्व में बाधक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है डियर, अगर उसमें कल्पना शक्ति ही नहीं होगी तो उसका व्यक्तित्व का विकास होना बहुत मुश्किल है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, यानी कंप्यूटर द एडवांस एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या है? अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसा तो कुछ नहीं है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी हो। यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है, ऐसा भी ये ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, तो इसका ये राइट आंसर होगा। जो शिक्षार्थी होते हैं तो अपनी जो उसकी क्षमता होगी उसके अनुसार वो सीखेगा इसको। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संस्कार या क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है,